हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज एक नया चैप्टर हम लोग बूट कैंप सेशन में लेने वाले। इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज पूरा चैप्टर हम लोग जल्दी जल्दी एमबीआई करने वाले। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, जहां एक्सप्लेनेशन चाहिए वहां एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड भी करेंगे। बेटा एमबीआई चैप्टर जेनेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे 5 से 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट 2024 में। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो देखो, ये जो पहला पेज है इसमें ज्यादा काम की बातें नहीं है, लेकिन जो पहला पेज है उसमें भी एक दो वैल्यू पॉइंट्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, पहली बात क्या लिखा है कि पीआईवी में तुमने क्या पढ़ा, मेंडेलियन फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, मेंडल के टाइम पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट प्रूवन। ठीक है, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल तो प्रूव हुआ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में ना, अनइक्विवोकल प्रूफ आया ना। लेकिन उसके पहले उसको क्या बोलते थे, जीन्स को क्या बोलते थे, फैक्टर। और मेंडल के पास या मेंडल के टाइम पे किसी के पास फैक्टर का डीएनए होना, मतलब जेनेटिक मटेरियल का डीएनए होना, ये प्रूफ नहीं था। ठीक है, तो शुरू में क्या बोलते थे, जीन्स या फिर फैक्टर्स, दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए वाज नॉट नोन, जेनेटिक मटेरियल डीएनए वाज नॉट नोन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कई सालों तक क्या लिखा, क्लियर नहीं था, लेकिन अंदाजा तो था कि कुछ तो जेनेटिक मटेरियल है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो सस्पेक्टेड जेनेटिक मटेरियल को क्या बोला है, प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल। कुछ तो है जो पेरेंट से प्रोजेनी में आता है, वो डीएनए है ये बाद में पता चला, लेकिन कुछ तो है, तो उसको क्या बोला, प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो धीरे धीरे करके फाइनली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रियलाइज हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। याद रखो कि न्यूक्लिक एसिड तो दो तरह के होते हैं, डीएनए भी होता, आरएनए भी होता, लेकिन सेल्स का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ वायरसेस में, उन वायरसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आरएनए वायरसेस। तो आरएनए किसमें जेनेटिक मटेरियल है, सम वायरसेस में, जिनको आप क्या बोल सकते हो, आरएनए वायरसेस। टू नेम अ फ्यू एग्जांपल, आरएनए वायरसेस के कुछ एग्जांपल यहां पे लिख लो तो अच्छा होगा। सबसे पहले कॉमन कोल्ड वाला वायरस क्या बोलते हैं, राइनो वायरस। नेक्स्ट उसके बाद टोबैको मोजैक वायरस। और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है बहुत सारे एनिमल वायरसेस में, बहुत सारे प्लांट वायरसेस में। ठीक है, बहुत सारे प्लांट वायरसेस में। ठीक है, जैसे टोबैको मोजैक वायरस बेस्ट एग्जांपल है, और में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल वायरसेस में जैसे एक दो, टू नेम अ फ्यू, कोरोना वायरस। ठीक है, और क्या, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है बेटा, एक और आया यहाँ पे, एक बैक्टीरियोफेज में भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज क्यू बीटा। क्या, बैक्टीरियोफेज क्यू बीटा या फिर क्यूबी, क्यूबी बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो ये सारे क्या है, आरएनए वायरसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो, क्या लिखा है बेटा, तो यहाँ पे लिखा है बहुत सारे प्रोसेस जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए मशीनरी का यूज करके, मतलब एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए का यूज करके प्रोटीन बनाना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये तीनों पार्ट जो है सेंट्रल डॉग्मा के इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आगे आ गया, इस पैराग्राफ में कुछ बायोलॉजिकली रिलेवेंट नहीं है, लेकिन याद रखो कि इसमें बताया है कि क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, यहां से ये चैप्टर शुरू होता है, डीएनए से शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये डेटा आपको रियलाइज करा दूं कि ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो डेटा है, ठीक है, कि बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम है 5174। ठीक है, 5174 में देखो बेटा, जो साइज है जीनोम की वो क्या है, 5386 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, याद रखो इसमें बेस पेयर नहीं दिया है, क्या दिया है, न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। 5174 क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हो गया। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोटाइड दिया है, बेस पेयर नहीं दिया है। जब बेस पेयर होता है तब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, नंबर याद करना पड़ेगा। 5174 बैक्टीरियोफेज में जीनोम साइज कितना है, 5386। ऐसे याद रखो, 5 ठीक है, 5174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है। नेक्स्ट, लैम्डा फेज में कितना होता है, देखो 48502 बेस पेयर। बेटा ये जो हो गया ना, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हो गया। क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ठीक है, नेक्स्ट, ई कोलाई, एशरिकिया कोलाई, इसमें कितना होता है, 4.6 मिलियन बेस पेयर।
4.6 मिलियन, m मतलब 10 पावर 6, मिलियन मतलब 10 पावर 6। नेक्स्ट ह्यूमन में कितना हो गया 3.3 बिलियन, लेकिन याद रखो ये हैप्लॉइड सेट है, डिप्लॉइड 6.6 होता है, ठीक है, ये हैप्लॉइड सेट है। n कितना हो गया हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड डीएनए का अमाउंट कितना हो गया 3.3 बिलियन बेस पेयर, बिलियन मतलब 10 पावर 9, मिलियन मतलब 10 पावर 6, ये डिटेल आप याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है जो केमिकल स्ट्रक्चर पे फोकस है डीएनए का, ये मैं आपको समझा देता, ठीक है। चलो देखो डीएनए में क्या होता है या आरएनए में क्या होता है, हम लोग बेसिकली आज डीएनए पे फोकस करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में डीएनए पे फोकस है, ठीक है, तो वही मैं बताता आपको। तो डीएनए क्या है, डीएनए बेसिकली पॉलीमर है, किसका, डीएनए पॉलीमर है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का, अरे डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बना होता है। सबसे पहले शुगर, शुगर कौन सी होती है बेटा, पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन की शुगर होती है, ठीक है, 5 कार्बन की शुगर होती है, ठीक है। कौन सी शुगर होती है 2 प्राइम डीऑक्सी, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन कम होता है और बेसिकली होती है बीटा राइबोज, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस जो शुगर के फर्स्ट कार्बन पे जुड़ता है, तो C1 ऑफ शुगर पे क्या जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस। डीएनए में 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, बड़े वाले कौन से प्यूरिन और छोटे वाले कौन से पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, ठीक है। चाहे प्यूरिन हो चाहे पिरिमिडीन हो, दोनों नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक बेसेस है। नेक्स्ट और क्या पाया जाता है बेटा, और पाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड, क्या पाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड कहां पाया जाता है 5th कार्बन ऑफ शुगर पे, शुगर के 5th कार्बन पे क्या पाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। सो डीएनए पॉलीमर है डीएनए न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड ना, तो डीएनए में आरएनए न्यूक्लियोटाइड तो नहीं होंगे ना, डीएनए में डीएनए न्यूक्लियोटाइड होगा। डीएनए न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है, 5 कार्बन की पेंटोज शुगर जो कि होती है 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेस जो कि इसी शुगर के फर्स्ट कार्बन पे जुड़ता है, 2 तरह का होता है, बड़े वाले प्यूरिन छोटे वाले पिरिमिडीन। नेक्स्ट फॉस्फोरिक एसिड जो उसी शुगर के 5th कार्बन पे लगता है, ये तो शुगर के फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा बेस, शुगर के 5th कार्बन पे क्या लगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा प्यूरिन 2 तरह के होते हैं, पहली बात प्यूरिन बड़े होते हैं लार्जर और पिरिमिडीन छोटे होते हैं स्मॉलर, ठीक है। और याद रखो ये दोनों ही क्या होते हैं बेटा होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, ठीक है। प्यूरिन 2 तरह का होता है आप जानते हो, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। और पिरिमिडीन डीएनए का 2 तरह का होता, साइटोसिन और थाइमिन। सो डीएनए में स्ट्रिक्टली ये नेचर है एटीजीसी बेसेस पाए जाते हैं। बेटा नोटिस करो कि डीएनए में बेस कौन सा है एटीजीसी। अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो एडेनिन बाइंड्स विद थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गुआनिन बाइंड्स विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड एटीजीसी में कितनी होती, 80 पेयर्स में 2, जीसी पेयर्स में 3, ठीक है। चलो ध्यान से देखो डीएनए न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, शुगर, शुगर के फर्स्ट कार्बन पे बेस और शुगर के 5th कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं आपको एक न्यूक्लियोटाइड बना के दिखा देता, मान लो डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बना देते डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, क्या बना देते डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ऑब्वियसली इसमें शुगर क्या होगी डीऑक्सीराइबोज, तो मैं बना दे रहा हूं डीऑक्सीराइबोज, स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो कि ये 5 कार्बन की शुगर होती है और ये बेसिकली एक तरह की राइबोज होती है, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। और इसमें थर्ड पे OH रहेगा, C1 पे क्या लगेगा नाइट्रोजनस बेस, इस केस में नाइट्रोजनस बेस क्या है एडिनाइलिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस क्या होगा एडेनिन होगा,
तो यहाँ पे टीचर क्या लिख दे रहा है, एडेनिन लिख दे रहा है, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एडेनिन, ठीक है। और एडेनिन किस पे जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है। नेक्स्ट फिफ्थ कार्बन पे क्या जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड। बेटा फॉस्फोरस एसिड नहीं, फॉस्फोरिक एसिड, याद रखो। तो यहाँ पे देखो फिफ्थ कार्बन पे क्या जुड़ रहा है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये बन गया आपका डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। अगर यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे OH होता तो ये एडिनाइलिक एसिड होता, लेकिन उस केस में ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। तो ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड क्या है, बेस इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। इस बॉन्ड को कौन सी बॉन्ड बोलते हैं, जो बेस और शुगर के बीच में होती है बेटा, ये जो बॉन्ड होती, जो फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में होती है, इसको ग्लाइकोसिडिक नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये C1 और नाइट्रोजनस बेस के बीच में होती है, C1N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट उसी शुगर के फिफ्थ कार्बन और फॉस्फोरिक एसिड वाले रेजिड्यू में यहां पे जो बॉन्ड होती है, ये जो बॉन्ड है, जो POOC5 बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। डोंट कंफ्यूज फॉस्फोएस्टर विद फॉस्फोडाइएस्टर। ये फॉस्फोएस्टर है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर उसका फॉस्फेट उसके फिफ्थ कार्बन से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। फॉस्फोएस्टर लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन फिफ्थ कार्बन एंड फॉस्फेट ऑफ सेम न्यूक्लियोटाइड। सेम न्यूक्लियोटाइड में फिफ्थ कार्बन और फॉस्फेट के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बेटा अब इसका मैं पूरा नाम लिख देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर हम लोग सिर्फ इस इतने पार्ट पे फोकस करें तो इस इतने का पार्ट का नाम क्या है, एडेनिन। क्या नाम है, एडेनिन। नेक्स्ट अगर एडेनिन में ये शुगर जुड़ जाए, व्हाइट वाला पार्ट जुड़ जाए, तो इसका नाम क्या है, डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या नाम है, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। और अगर इसमें ये पूरा ले ले हम लोग तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या फिर डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। नोटिस दैट शुगर नहीं बदलेगी और फॉस्फेट नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, बदलेगा ये बेस, ठीक है। सो बेस चार तरह के होते हैं डीएनए में, ATGC। तो उसके करस्पॉन्डिंग चार तरह के न्यूक्लियोसाइड होंगे और चार तरह के न्यूक्लियोटाइड होंगे। मतलब अगर एडेनिन जुड़ेगा डीऑक्सीराइबोज से तो अलग न्यूक्लियोसाइड बनेगा, अगर अगर गुआनिन जुड़ेगा डीऑक्सीराइबोज से तो अलग न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो इसका मैं नाम आपको लिखवा देता, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो बेस कितने तरह का है, नाइट्रोजनस बेस डीएनए में कितने तरह का है, चार तरह का है। पहला वाला कौन सा, एडेनिन। दूसरा वाला कौन सा, गुआनिन। तीसरा वाला कौन सा, साइटोसिन। और चौथा वाला कौन सा, थाइमीन। चौथा वाला कौन सा बेटा, थाइमीन, ठीक है। नेक्स्ट ये तो बेस हो गए। अब अगर डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बनाना है, क्या बनाना है, न्यूक्लियोसाइड, तो इसी बेस में क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा, शुगर जोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस प्लस शुगर। इसी बेस में क्या जोड़ना पड़ेगा, शुगर। तो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बनेगा। बेटा कौन सी शुगर जुड़ेगी, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। अगर आरएनए न्यूक्लियोसाइड बनाते तो राइबोज जोड़ते, डीएनए न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो डीऑक्सीराइबोज जोड़ेंगे। देखो ये एडेनिन है, ये गुआनिन है, तो ये नीन से सीन हो जाएगा। जब शुगर इसमें लगेगी तो ये नीन से सीन हो जाएगा, और क्योंकि डीऑक्सी शुगर लगती है यहाँ पे, तो ये इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है एडेनिन से डीऑक्सी एडिनोसिन। नाम क्या हो जाता है, डीऑक्सी एडिनोसिन। गुआनिन से बदल के नाम क्या हो जाता है, डीऑक्सी गुआनोसिन। डीऑक्सी गुआनोसिन। सिमिलरली साइटोसिन ऑलरेडी सीन है, देखो अभी नीन था तो सीन हो रहा है, अभी ऑलरेडी सीन है। साइटोसिन तो ऑलरेडी सीन है, तो इसको सीन नहीं, इसको डीन करते हैं। क्या करते हैं, डीन, डीऑक्सी साइटिडीन। याद रखना बेटा, डीऑक्सी साइटोसिन कुछ नहीं होता, डीऑक्सी साइटिडीन होता है, ठीक है। ये दोनों पहले से नीन है तो सीन हो रहे हैं, ये ऑलरेडी सीन है तो ये डीन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थायमीन। अच्छा डोंट कंफ्यूज दिस थायमीन विथ थायामीन। ये जो थायामीन होता है
ये नहीं कंफ्यूज करना है इसको, क्योंकि थायमीन विटामिन B1 को बोलते हैं। थायमीन इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 ये अलग चीज है, दिस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट थायमीन की जगह पे क्या बनेगा? थायमीन की जगह पे इसका डीएनए न्यूक्लियोसाइड बनेगा डीऑक्सीथाइमिडीन। क्या बन जाएगा बेटा? डीऑक्सीथाइमिडीन। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अब देखो, अब इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ जाएगा बेटा। जब सिर्फ शुगर और बेस है तो न्यूक्लियोसाइड है, मतलब ये इतना क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, और अगर इसमें फॉस्फोरिक एसिड इसको भी इंक्लूड कर लें तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इस केस में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है टीचर? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें तीनों चीजें आ जाएंगी, बेस भी, शुगर भी, बेस भी आ जाएगा, प्लस शुगर भी आ जाएगा, प्लस फॉस्फेट भी आ जाएगा। और याद रखो, जो फॉस्फेट का नेचर होता है ये एसिडिक होता है, मतलब ये जो प्रोटॉन है इसको छोड़ देता है। ठीक है, तो याद रखो प्रोटॉन छोड़ने की वजह से इसको हम लोग एसिड 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 करके बोलते हैं। ठीक है, तो डीऑक्सी एडिनोसिन का एसिड कौन सा हो जाएगा? या फिर डीऑक्सी एडिनोसिन में जब फॉस्फोरिक एसिड लग जाएगा तो वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा बना लेगा? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही करते करते डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड और डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। ये तुम लिखो, तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? देखो, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा कि न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोस शुगर होती है जो कि आरएनए में राइबोज होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है। ठीक है, हम लोगों ने डीएनए वाला देखा। नेक्स्ट, और फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसको फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हो आप। नेक्स्ट, 2 टाइप्स ऑफ बेसेस होते हैं, बड़े वाले प्यूरीन, छोटे वाले पिरिमिडीन। प्यूरीन में 2 रिंग होती, पिरिमिडीन में 1 रिंग होती। ये सब हम लोग 11th के बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं, यहां नहीं पढ़ते। ठीक है, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन ये कॉमन है बेटा। साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन डीएनए आरएनए में कॉमन है। डीएनए स्पेसिफिक कौन है? थाइमिन। और आरएनए स्पेसिफिक कौन है? यूरेसिल। याद रखो, डीएनए में स्ट्रिक्टली क्या पाया जाता है? एटीजीसी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है कि नाइट्रोजनस बेस जैसे एडेनिन, ये कहां जुड़ता है? कौन से कार्बन पे जुड़ता है? फर्स्ट कार्बन पे। शुगर के कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पे। और कौन सी बॉन्ड से जुड़ता है? एन ग्लाइको, डोंट कॉल इट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कॉल इट एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो 2 कार्बोहाइड्रेट के बीच में होती ना, यहां पे एक तरफ कार्बोहाइड्रेट है तो एक तरफ नाइट्रोजनस बेस है। लेट्स कॉल दिस लिंकेज, दिस स्पेशल लिंकेज एज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नॉट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद क्या हो गया? देखो, उसके बाद अलग अलग तरह के क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड्स। फॉर एग्जांपल, अगर एडेनिन जुड़ेगा राइबोज से तो उस केस में आरएनए न्यूक्लियोसाइड बनेगा एडेनोसिन। लेकिन अगर एडेनिन जुड़ेगा डीऑक्सीराइबोज से तो उस केस में बनेगा डीऑक्सी एडेनोसिन। तो याद रखो, एडेनोसिन ये एडेनिन का आरएनए न्यूक्लियोसाइड है, मतलब एडेनिन प्लस राइबोज इज इक्वल टू एडेनोसिन। और डीऑक्सी एडेनोसिन एडेनिन का डीएनए न्यूक्लियोसाइड है, मतलब राइबोज की जगह डीऑक्सीराइबोज हो और एडेनिन जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे? डीऑक्सी एडेनोसिन। देखो, आरएनए न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? गुआनोसिन। मगर डीएनए न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? डीऑक्सी गुआनोसिन, क्योंकि इसमें शुगर क्या है? राइबोज, इसमें क्या है? डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो ऐसे करते करते बनता है। लेकिन याद रखो कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है या फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है 5th कार्बन पे। तो जब न्यूक्लियोसाइड में 5th कार्बन ऑफ शुगर पे जब जुड़ता है फॉस्फोरिक एसिड तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सी होती है इस केस में? फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ठीक है, तो याद रखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, C1 फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सी लिंकेज होती है? एन ग्लाइकोसिडिक। और 5th कार्बन ऑफ शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सी लिंकेज होती? फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या होगा? डीएनए चेन। तो वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, तो 2 के बीच में पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना आपको समझा देते। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? एडेनिन। ये क्या हो गया? राइबोज। ठीक है, और ये क्या हो गया? उससे निकला हुआ फॉस्फेट। देखो, ये रहा फॉस्फेट। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं क्या करता, मैं यूज करता अपने फेवरेट क्लोन टूल का। ठीक है, हो गया काम आसान। ठीक है, चलो इस बेस को दूसरा कर देते हैं, इस बेस को एडेनिन की जगह गुआनिन कर देते हैं, या लेटर से थाइमिन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और बॉन्ड शो करने के लिए ये OH को थोड़ा अच्छी पोजीशन पे रख देते हैं। ठीक है, OH को यहां बना देते हैं जस्ट टू मेक बॉन्ड्स इजीली। ठीक है, देखो ये दो न्यूक्लियोटाइड है, और अगर आप बहुत होशियार हो तो आप समझ जाओगे ये कौन से न्यूक्लियोटाइड है। ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड है। ये दोनों डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइम शुगर पे OH नहीं है, H है। तो याद रखो कि ये कौन से न्यूक्लियोटाइड है, बोथ ऑफ देम आर डीएनए न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन प्लस डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी एडेनोसिन, और प्लस फॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, और ये क्या है, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। ये दो न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच में हम लोग बनाएंगे फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, कौन सी बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो फर्स्ट कार्बन, कार्बन के नाम नंबर लिख देता मैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो किसी एक को हम लोग क्या ले लेंगे, पहला, और किसी दूसरे को क्या ले लेंगे, दूसरा। ठीक है, तो इस वाले को क्या ले लिया, फर्स्ट। ठीक है, और इस वाले को क्या ले लिया, सेकंड, या फिर ऐसा बोलो नेक्स्ट। इस वाले को क्या ले लिया, प्रीवियस। ठीक है, तो याद रखना कभी भी जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनती है तो प्रीवियस वाले न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH लगता है। क्या लगता है, 3 प्राइम OH। प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड का क्या लगता है, 3 प्राइम OH। और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का क्या लगता है, फॉस्फेट, 5 प्राइम का फॉस्फेट। ठीक है, तो यहां पे आपको OH और यहां पे OH दिख रहा है ना। ड्यूरिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड का क्या लगता है, 3 प्राइम OH, और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का क्या लगता है, 5 प्राइम फॉस्फेट का OH। ठीक है, इन दोनों में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, बीच में बस एक ईथर बॉन्ड बचती है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहां पे मैं शो कर देता क्या होगा, ध्यान से देखना। ये गया इसका OH और ये गया इसका OH। OH OH गया, लेकिन बीच में O बचा ना, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद। तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से ये जो बॉन्ड बनी है, -H2O, मतलब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से ये जो बॉन्ड बनी है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनी है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड का नाम क्या है बेटा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो पहले तो बात आप क्या याद रखोगे कि ड्यूरिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड का क्या लगता है, 3 प्राइम, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का क्या लगता है, 5 प्राइम, और तब जाकर के बनती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या फिर कभी कभी ऐसे बोल देते हैं सिर्फ 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जस्ट टू शो कि प्रीवियस वाले का क्या लगता है, 3 प्राइम, नेक्स्ट वाले का क्या लगता है, 5 प्राइम का OH का वो लगता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन 3 prime OH of previous nucleotide undergoes dehydration synthesis with 5 prime phosphates OH of next nucleotide to produce this phosphodiester bond। ठीक है, और याद रखो कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो होती है वो 5th कार्बन और फॉस्फेट ऑफ सेम न्यूक्लियोटाइड के बीच में होती है। तो देखो ये 5th कार्बन भी व्हाइट है और ये फॉस्फेट भी व्हाइट है, सेम कार्बन सेम न्यूक्लियोटाइड का है। यहाँ पे भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो है ये सेम न्यूक्लियोटाइड में है, लेकिन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखो ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में है। ठीक है, तो याद रखो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स एंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट विद इन अ न्यूक्लियोटाइड, मतलब सेम न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन शुगर के और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर, और प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन का OH और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट का OH, इसके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर, प्रीवियस नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर। तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड या आई शुड से फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड रहेगा उसमें फॉस्फेट खाली हो जाएगा, इसको कौन सा एंड बोलते हैं, 5 प्राइम एंड। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाला रहेगा उसमें 3 प्राइम OH फ्री हो जाएगा, इसको कौन सा एंड बोलते हैं, 3 प्राइम एंड। तो याद रखो कि जब भी न्यू न्यूक्लियोटाइड आएगा वो किधर लगेगा, 3 प्राइम एंड पे लगेगा, मतलब 3 प्राइम एंड कौन सा एंड हो जाएगा, ग्रोइंग एंड।
कौन सा एंड हो जाएगा? ग्रोइंग एंड। अगर ये ग्रोइंग एंड हो गया, इसका मतलब डीएनए चेन हो चाहे आरएनए चेन हो, ग्रो कैसे करेगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ग्रो करेगी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ग्रो करेगी। सो डीएनए सिंथेसिस ओनली अकर्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आरएनए सिंथेसिस आल्सो अकर्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन ही सकती है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड हमेशा कहां लगते? 3 प्राइम एंड पे, 5 प्राइम एंड पे नहीं लगते। ठीक है, तो ये हो गई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात। ठीक है, आई होप बहुत सारी चीजें आप इसमें से रिकलेक्ट कर रहे हो या नई चीजें सीख रहे हो। तो ये कौन सी चेन बन गई? देखो ना, कौन सी चेन बन गई? डीएनए चेन, या ऐसा बोलो जनरल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, इसमें एक एंड फॉस्फेट फ्री होगा, क्या बोलेंगे? 5 प्राइम एंड। एक एंड 3 प्राइम OH फ्री होगा, हाइड्रोक्सिल होगा, उसको क्या बोलेंगे? 3 प्राइम एंड। कौन सा एंड इसका ग्रोइंग है? 3 प्राइम एंड। यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गया बेटा? उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ गए कि कहाँ पे क्या लगता है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि फॉस्फेट मोइटी 5 प्राइम एंड की शुगर पे होती है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या लिखा है? सिमिलरली अदर एंड ऑफ पॉलीमर ऑफ शुगर, उस पे 3 प्राइम OH फ्री रहता है, उसको कौन सा एंड बोलते हैं? 3 प्राइम एंड बोलते हैं। ठीक है, आरएनए में और क्या होता है? एडिशनल OH होता है। अरे आरएनए में राइबोज शुगर होती ना, मतलब आरएनए में ये फालतू का एक OH पाया जाता ना, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये आरएनए चेन बन गई। ठीक है, अगर ये ना हो तभी ये कौन सी चेन है? डीएनए चेन है। तो एडिशनल 2 प्राइम OH आरएनए में पाया जाता, डीएनए में नहीं पाया जाता। तो डीएनए चेन क्या है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ठीक है, अब देखो हिस्टोरिकल बातें की है। हिस्टोरिकल बातें क्या की है कि डीएनए को डिस्कवर किसने किया था? डीएनए को ऐसे याद रखो, फ्रेडरिक मीशर ने क्या बोला था? न्यूक्लिन। मैं आपको सेल चैप्टर और ये चैप्टर मिला के लिखवा दे रहा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप? ठीक है, एक साइंटिस्ट थे वॉल्थर फ्लेमिंग। क्या बेटा? वॉल्थर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या वर्ड कॉइन किया था? क्रोमेटिन। किसके लिए कॉइन किया था? डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन। ठीक है, तो इन सब के लिए, कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस के लिए क्या वर्ड कॉइन किया था? क्रोमेटिन। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है, बहुत ही अमीर साइंटिस्ट है, इसका नाम क्या है? फ्रेडरिच मीशर। ठीक है, इन्होंने वर्ड कॉइन किया था न्यूक्लिन। इन्होंने जो न्यूक्लिन वर्ड कॉइन किया था, ये जनरली डीएनए के लिए कॉइन किया था, मतलब एसिडिक सब्सटेंस फाउंड इन न्यूक्लियस, लेट अस कॉल इट डीएनए। ठीक है ना? ठीक है, तो ये दो वर्ड हो गए। ये दो वर्ड याद रखो, ये सेल चैप्टर में दिया है, यहाँ दिया है। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है नीट के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इन्होंने न्यूक्लिन वर्ड दिया था, लेकिन उन्होंने केमिकल नेचर नहीं बताया था। ठीक है, तो उसके बाद साइंटिस्ट कौन है? उसके बाद दो साइंटिस्ट है, मॉरिस विल्किन और रोजालिन फ्रैंकलिन। कौन है बेटा? मॉरिस विल्किंस और उनके साथ कौन आई? रोजालिन फ्रैंकलिन। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया और एक्सरे से डिफ्रैक्शन डेटा कलेक्ट किया। क्या कलेक्ट किया? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। ठीक है, अब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा का यूज करके इन्होंने क्या किया? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा का यूज करके इन्होंने डेटा को रिकॉर्ड किया, बेसिकली रिकॉर्डेड डेटा। ठीक है, और इस डेटा का यूज करके दो साइंटिस्ट आए। कौन है? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या प्रपोज किया? वॉटसन एंड क्रिक ने क्या प्रपोज किया? डेटा का यूज करके। किसका डेटा का? विल्किन और फ्रैंकलिन का डेटा यूज करके वॉटसन एंड क्रिक ने क्या प्रपोज कर दिया? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद चारगाफ है। चारगाफ ने चारगाफ रूल दिया कि एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड करता, गुआनिन साइटोसिन के साथ बाइंड करता। तो नेक्स्ट इसी मॉडल में, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में आ गए कौन?
एरविन चारगाफ, और एरविन चारगाफ ने क्या बोला? एरविन चारगाफ ने क्या बोला कि एडेनिन बाइंड्स विथ थाइमिन, गुआनिन बाइंड्स विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इतना ही नहीं, एडेनिन अगर प्यूरिन है तो थाइमिन पिरिमिडीन है, गुआनिन अगर प्यूरिन है तो साइटोसिन देखो पिरिमिडीन है। इसका मतलब जितना प्यूरिन होगा डीएनए में उतना ही पिरिमिडीन होगा, क्योंकि प्यूरिन बेस पेयर कर रहा है पिरिमिडीन के साथ। जो बड़े वाले बेस होते हैं ये छोटे वाले बेस के साथ क्या कर रहे हैं? बेस पेयर कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा एक बड़ा वाला बेस प्यूरिन एक छोटे वाले पिरिमिडीन के साथ बेस पेयर करता है। बड़ा वाला बड़े मतलब एडेनिन गुआनिन के साथ नहीं, साइटोसिन थाइमिन के साथ नहीं, छोटा छोटे के साथ नहीं, बड़ा बड़े के साथ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, इसको आप ऐसे भी जोड़ के लिख सकते हो, एलएचएस आरएचएस को जोड़ के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। जितना प्यूरिन होगा उतना पिरिमिडीन होगा, तो अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, A प्लस जी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो। याद रखो एक तरीका है लिखने का, एडेनिन और थाइमिन को आप एक्स ले लो, क्या ले लो? एक्स ले लो, और गुआनिन और साइटोसिन को आप क्या ले लो? वाई ले लो, क्योंकि दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर। याद रखो A इक्वल टू सी नहीं है, A इक्वल टू एक्स है, मतलब T है। G इक्वल टू A नहीं है, G इक्वल टू T नहीं, G इक्वल टू C इक्वल टू Y है। ठीक है, एडेनिन और साइटोसिन बराबर नहीं बेटा, एडेनिन और थाइमिन बराबर है, गुआनिन और साइटोसिन बराबर है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर दिया है A प्लस सी डिवाइडेड बाई टी प्लस जी, तो ये 1 होगा कि नहीं होगा? चेक कर लो। A क्या लिया? X, लेकिन ये क्या लिया? C क्या लिया? Y। ठीक है ना, और ये क्या है? T प्लस जी, ये भी क्या है? X। ठीक है, और G क्या है? Y। तो ये वैल्यू भी क्या आएगी? 1 के बराबर आएगी। A प्लस A क्या है? X, ये क्या है? Y। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ऐसा कोई वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं लेट्स से G प्लस टी डिवाइडेड बाई, नहीं तो ये नीचे ही हो गया ना। अगर हम लोग कोई वैल्यू लेते हैं A प्लस टी डिवाइडेड बाई G प्लस सी, तो देखो A और X बराबर है, तो ये क्या आएगा? X प्लस एक्स, और G प्लस सी बराबर है, तो ये क्या आएगा? Y प्लस वाई। ये वैल्यू क्या आएगी? X बाई वाई। तो याद रखो ऐसे ही पूछ सकता है कि किस रेशियो की वैल्यू 1 आएगी, कौन सा रेशियो कांस्टेंट होगा, नहीं बदलेगा। तो देखो उस केस में A और T को क्या ले लेना? X, G और C को क्या ले लो? Y। ठीक है, तो अगर मान लो ये दिया है तो A को क्या ले लिया? X, C को क्या ले लिया? Y, तो क्या है? X प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, कट के क्या हो गया? 1। मतलब ये रेशियो डीएनए में क्या रहेगा? 1। नेक्स्ट, ये रेशियो डीएनए में 1 नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है? x बाई वाई आ रहा है। क्या आ रहा है? x बाई वाई, क्योंकि ये x बाई वाई आ रहा है, इसलिए ये रेशियो कांस्टेंट नहीं है, ये x और y की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। मतलब नंबर ऑफ थाइमिन, नंबर ऑफ गुआनिन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो याद रखो कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, इजी क्वेश्चन चारगाफ रूल पे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद हम लोग देखेंगे डबल हेलिकल मॉडल की डिटेल्स, जिसको आप बीडीएनए बोलते हो। ठीक है, तो बीडीएनए में क्या क्या पॉइंट याद रखने? सबसे पहला पॉइंट बीडीएनए का याद रखना कि बीडीएनए में एक नहीं 2 चेन होती है, और दोनों चेन कैसी होती है? एंटी पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों चेन में एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, एक चेन 5 to 3 लेफ्ट टू राइट, दूसरी चेन राइट टू लेफ्ट 5 to 3। ठीक है, the bases in two strands are paired through hydrogen bond, A binds with T with 2, G binds with C with 3 hydrogen bond। और यहाँ पे ये मैं आपको समझाया था कि राइट हैंडेड हेलिक्स की पिच कितनी है और इसका ये प्रॉपर्टीज क्या है, और ये वाला पॉइंट भी मैं समझा देता। ठीक है, तो चलो देखो, हम लोग एक हेडिंग डाल सकते हैं बीडीएनए, कैन राइट डाउन अ हेडिंग बीडीएनए। और बीडीएनए याद रखो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्या है ये? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। बीडीएनए सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को बोलते बीडीएनए। ठीक है, ये डीएनए का सबसे कॉमन फॉर्म है। ठीक है, अब देखो डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, या ऐसा बोलो डीएनए का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, फर्स्ट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो लैडर लाइक है।
कैसा है, लैडर लाइक है। देखो ऐसा है, एक चेन कैसी है 5 to 3, दूसरी चेन कैसी है 3 to 5, बीच में क्या आते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो डीएनए का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर लैडर लाइक है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीएनए का हेलिक्स है। तो ये क्या होता है, ये लैडर जो है ये ऐसे घूम जाती है, हेलिक्स बना लेती है। नाउ इमेजिन अ लैडर, एक लैडर को आप इमेजिन करो जो ऐसे स्प्रिंग बना ले, और उसमें क्योंकि दो रेल्स हैं तो ये सिंगल हेलिक्स नहीं है बेटा, ये सिंगल हेलिक्स नहीं है, ये क्या है, ये डबल हेलिक्स है, ऐसा है। ठीक है, तो याद रखो कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स। इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है डीएनए का, डबल हेलिकल, जो मैं आपको बना के समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया, ऑब्वियसली ये 3D में नहीं, मैं 2D में बना रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ऐसे घुमा हुआ है, मतलब ये बोर्ड के बाहर भी आ रहा और बोर्ड के अंदर भी जा रहा, उस पार भी जा रहा। ये सिर्फ अप डाउन नहीं हो रहा है बेटा, ये वेव नहीं है, ये अप डाउन नहीं हो रहा है, ये घूम रहा है, ये हेलिक्स है। दोनों बातों में फर्क होता है। ठीक है, तो ये बोर्ड के इस पार भी आ रहा है, बोर्ड के उस पार भी जा रहा। एनीवेज, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी है देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो सेम डायरेक्शन में दूसरे की पोलैरिटी क्या होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये अब एक कंप्लीट रोटेशन में, ठीक है, कितना एंगल टर्न होता है आप समझ सकते हो। एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री एंगल टर्न होता है। तो एंगल टर्न क्या बोलोगे, एंगल टर्न पर कंप्लीट रोटेशन, ये तो ऑब्वियस है यार। एक कंप्लीट रोटेशन में, अरे 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक आवर क्लॉक कितना घूमती है, 12 मतलब 360 घूमती है ना पूरा, इफ यू हैव अ 12 आवर क्लॉक। ठीक है, तो 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट, इस कंप्लीट रोटेशन को, मतलब जहां से शुरू हुए वहां पे खत्म आने को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक घूमा इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ऐसे एक चेन स्टार्ट हुई यहां से और ऐसे जाके ऐसे घूमी, तो एक कंप्लीट रोटेशन को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। यहां से देखो शुरू हुआ, वापस फिर वहीं आ गया, तो क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ये पिच में दूरी कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 आंगस्ट्रॉम, 34 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। मतलब एक बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी हो गई 3.4 नैनोमीटर बाई 10, मतलब 0.34 नैनोमीटर। अगर इसको आप आंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो 3.4 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3.4 आंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर, ये 1 बेस पेयर के बीच की दूरी है। ठीक है, 10 बेस पेयर में कितना घूम रहा है 360, तो एक बेस पेयर में कितना घूमेगा 36 डिग्री। 10 बेस पेयर में कंप्लीट रोटेशन है, उसमें कितना घूम रहा है 360, तो एक बेस पेयर में कितना घूमेगा 36 डिग्री। और याद रखो ये राइट हैंडेड फैशन में घूमता है, राइट हैंडेड फैशन में घूमता है। डीएनए इज नॉट अ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, डीएनए इज एक्चुअली अ राइट हैंडेड हेलिक्स। ये 3D में आप इमेज सर्च करके नेट पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे घूमता है, राइट हैंडेड हेलिकल है, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है डीएनए, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। डीएनए इज अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। तो ये आई थिंक ये जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी एक दो प्रॉपर्टी और है, एक दो प्रॉपर्टी और है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी विथ भी होती है। ठीक है, विथ का वैल्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसलिए मैं वैल्यू विथ वाले पे नहीं जा रहा। ठीक है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि डीएनए में एक कंप्लीट पिच की दूरी कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, तो एक बेस पेयर का वर्टिकल राइज कितना हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, चलो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया है। ठीक है, डीएसडीएनए को कभी कभी डीएनए का डुप्लेक्स भी बोलते हैं। डुप्लेक्स मतलब दो स्ट्रैंडेड। ठीक है, हैज 72 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ
बेस पेयर, ठीक है। तो चलो नोटिस करो कि लेंथ कितनी दी हुई है, 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर मतलब 72 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए की पिच कितनी होती है, बीडीएनए की पिच कितनी होती है, पिच हो जाती है 3.4 नैनोमीटर, मतलब 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर, नैनो मतलब 10⁻⁹, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट यू कैन मेक दिस एज अ फॉर्मूला कि number of base pairs is equal to given length divided by pitch। बेटा गिवन लेंथ डिवाइडेड बाय पिच में तो नंबर ऑफ पिच आएगी ना, और नंबर ऑफ पिच इंटू 10 कर देंगे तो नंबर ऑफ बेस पेयर आ जाएगा। कैसे, एक पिच में 10 बेस पेयर होता है, लेंथ को अगर आप पिच से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ पिच आ जाएगी ना, और एक पिच में कितना बेस पेयर होता है, 10 होता है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ बेस पेयर फ्रॉम लेंथ। अगर लेंथ से कन्वर्ट करना है बेस पेयर में, ऑब्वियसली ये लेंथ और पिच की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो मैंने दोनों को मीटर में लिख लिया है, कर सकते हैं आप। तो लेंथ कितनी हो गई, 72 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। और पिच कितनी हो गई, 3.4 इंटू 10⁻⁹, बोथ आर इन मीटर, शुड बी इन मीटर, ठीक है, और इंटू 10, ठीक है। अब मैंने वैल्यूज ऐसी ली थी कि इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6.8 आता है, रफली इसको आप मान सकते हो कि ये इसको कितनी बार कट करेगा, ठीक है, ये इसको कट करेगा 20 बार, हु केयर्स, प्लस माइनस हियर, ठीक है। तो रफली आप बोल सकते हो इसको 20 बार जो है ये कट करेगा, ठीक है, कर दिया 20 बार कट। अब क्या करेंगे, अब इसको टोटल आप समराइज करो, कितना आएगा, 20 इंटू 10 पावर, ये क्या हो गया, ये ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, कितना हो गया, -2 + 9 + 7, ठीक है, और ये क्या हो गया, इंटू 10 है ना, +1, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ रहा है, ओवरऑल देखो कितना बेस पेयर आ रहा है, ओवरऑल आ रहा है 2 इंटू 10 पावर, ये कितना है, 7 + 1 8, और 8, और ये एक और इसमें जुड़ गया 9 बेस पेयर। तो कितना बेस पेयर आ रहा है बेटा, देखो ठीक ठाक आ रहा है, 2 बिलियन बेस पेयर। कितना आ रहा है, 2 बिलियन बेस पेयर। और देखो ह्यूमन में जो लेंथ होती है ना, वो 1.1 मीटर की होती है, कितनी होती है, 1.1 मीटर, और उस केस में आंसर कितना आता, 3.3 बिलियन। और यहाँ पे लेंथ कितनी है, 72, मतलब ऑलमोस्ट 1 मीटर के आसपास जा रही। तो यहाँ पे भी नंबर देखो अप्रोच कर रहा है ह्यूमन वाले नंबर को, 2 इंटू 10⁻⁹, और ये कितना है, 3.3 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। सो अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डुप्लेक्स की लेंथ 72 सेंटीमीटर है, तो उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे, गिवन लेंथ को पिच से डिवाइड करो, नंबर ऑफ पिच निकलेगा। अब फिर नंबर ऑफ पिच को 10 से डिवाइड करो, क्योंकि एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ बेस पेयर। फिर इसमें आप खेल सकते हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ वो, रेस्ट ऑफ इट इज इजी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि कितना डिस्टेंस होता है दो बेस पेयर के बीच में। यहाँ पे एक फिगर बना है जो एक्चुअल में प्यारा फिगर है, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये बोर्ड के अंदर जा रहा, तो देखो ये राइट हैंड के कर्व को फॉलो कर रहा। अगर ये लेफ्ट हैंडेड होता तो ये बोर्ड के बाहर आता, लेकिन ये राइट हैंडेड है और बोर्ड के अंदर जा रहा है, विच मीन दिस इज राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, ठीक है। और अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो इसमें स्टैकिंग होती है, क्या होती है, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, यहां से देखोगे, तो इसमें स्टैकिंग होती है, मतलब ये जो डबल हेलिक्स है इसमें एक बेस पेयर दूसरे के ऊपर रहता है, ऐसा, ठीक है। एक ज्योमेट्री रहती है, एक स्टैकिंग रहती है, जिससे एडिशनल स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है, एडिशनल स्टेबिलिटी। तो ये जो पॉइंट है, पैराग्राफ है, इसमें यही बात कर रहा है एनसीईआरटी, ठीक है। क्या बात कर रहा है कि देखो, प्लेन ऑफ वन बेस स्टैक्स ओवर द अदर इन द डबल हेलिक्स, जिसकी वजह से क्या आती है, एडिशनल स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत प्यारा डायग्राम है डबल हेलिक्स का। बड़ा वाला बेस हमेशा छोटे के साथ बेस पेयर करता है, देखो अगर बड़ा बड़े के साथ करेगा तो सेपरेशन बढ़ जाएगा, छोटा छोटे के साथ करेगा सेपरेशन कम हो जाएगा। तो सेपरेशन को कांस्टेंट रखने के लिए, इसको 20 एंगस्ट्रॉम मेंटेन करने के लिए, बड़ा वाला छोटे के साथ, छोटा वाला बड़े के साथ, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, देख रहे हो ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट डायमीटर को मेंटेन करने के लिए। रीजन क्या है, लार्जर प्यूरिन ऑलवेज बाइंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद स्मॉलर pyrimidine।
लार्जर प्यूरिन ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद स्मॉलर pyrimidine, लार्जर प्यूरिन ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद स्मॉलर pyrimidine, देख रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट, दोनों चेन की पोलैरिटी अपोजिट है, एक में देखो शुगर ऐसे है, दूसरे में शुगर ऐसे है। एक में शुगर देखो इस तरह से है, दूसरे में शुगर इस तरह से, डबल हेलिक है और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है लैडर लाइक, और ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। ये डबल हेलिक्स का मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक, बेस्ड अपॉन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ रोजलिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस, ठीक है ना। उसके बाद एक सेंट्रल डॉगमा प्रपोज किया। सेंट्रल डॉगमा किसने प्रपोज किया बेटा? फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया। क्या बोला? डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए, स्पेशली एमआरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ऑल्दो टीआरएनए बनना भी ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन स्पेशली एमआरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए और बाकी सारे आरएनए का यूज करके प्रोटीन बनाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो तीन चीजें होती हैं कन्वेंशनल सेंट्रल डॉगमा में। कौन कौन सी चीजें होती हैं मैं यहां लिख दे रहा हूं। सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनाना, उसको क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट, डीएनए से एमआरएनए बनाना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। याद रखो बाकी सारे आरएनए का भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और किसका होता है? टीआरएनए का होता है, आरआरएनए का होता है, और इन सब आरएनए का अपना अपना रोल है। टीआरएनए का रोल क्या है? अमीनो एसिड कैरियर। एमआरएनए का रोल क्या है? कोडिंग होता है, इस पे कोडॉन होती है, इस पे अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन होती। और आरआरएनए का रोल क्या है? ये कैटलिटिक होता है, ये स्ट्रक्चरल होता है, ये बॉन्ड बनाने में, प्रोटीन में बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में इसी आरएनए मशीनरी का यूज करके प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनाने की जो मशीनरी है बेटा वो आरएनए है। डीएनए कभी डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता। प्रोटीन बनाने की मशीनरी, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इज मेड अप ऑफ आरएनए। ये पॉइंट आप दिमाग में बसा लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स है उसके बारे में। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात लिखी है। क्या लिखा है देखो, यहाँ पे ऐसा लिखा कि मेमेलियन सेल में जो बेस पेयर है उसके बीच में दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट, अगर आप देखो तो इतने सारे बेस पेयर हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? डिप्लॉयड काउंट की 2.2 मीटर, और हैप्लॉयड ह्यूमन सेट में कितनी हो जाएगी? 1.1 मीटर। न्यूक्लियस का साइज कितना है? 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁶ मीटर। तो न्यूक्लियस 10⁻⁶ मीटर का है, उसके अंदर डीएनए 2.2 मीटर का है, मतलब मिलियन गुना छोटा है न्यूक्लियस का डायमीटर एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ डीएनए। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे रहता? ऑफ कोर्स पैकेज होके रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 1.36 मिलीमीटर ई कोलाई के डीएनए की क्या है? लेंथ है, तो कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ बेस पेयर्स? क्या तुम ये कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ कितनी दी हुई है? 1.36 मिली। मिली मतलब 10⁻⁻3, ठीक है। और पिच कितनी होती? पिच कितनी होती इसमें यार? पिच होती ना 3.4 नैनोमीटर, 10⁻⁹, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ पिच आ गई, फिर इंटू 10 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बेस पेयर। तो ये वैल्यू आपके किसके आसपास आएगी? ये वैल्यू आपकी आएगी 4 से 4.6 मिलियन के आसपास आएगी, ठीक है। 4 इंटू 10⁻⁶ के आसपास आएगी, ठीक है। आई कैन ऑलरेडी सी दैट। देखो ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये इसको जो है ये रफली जो है ये 4 बार कट करेगा, और यहाँ पे एक 10 भी है ना, तो आ जाएगा 4 मिलियन के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी ई कोलाई में क्या होता और यूकैरियोट्स में क्या होता, दोनों में आपको शो कर देता, ठीक है। तो देखो क्या होता है ई कोलाई में और यूकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है। ई कोलाई का सिंपल है। ई कोलाई में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, ठीक है। ये हिस्टोन लाइक प्रोटीन होते हैं। ये कौन से प्रोटीन होते हैं? दे आर हिस्टोन लाइक प्रोटीन। ई कोलाई के साइटोप्लाज्म में हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिसके अबाउट नेगेटिवली चार्ज डीएनए बड़े बड़े लूप्स में प्रेजेंट रहता है। तो ये इमेज दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। ई कोलाई में डीएनए कैसे पैकेज होता है? तो लार्ज लूप्स में, कैसे? लार्ज लूप्स में डीएनए पाया जाता है, और जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है ना फॉस्फेट की वजह से, तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज
हिस्टोन लाइक प्रोटीन के अबाउट लार्ज लूप्स में ऐसे पैकेज होता है। ठीक है, इतना ज्यादा एडवांस यहाँ पे कॉइलिंग नहीं है क्योंकि हिस्टोन नहीं है, न्यूक्लियोसोम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई किसकी बात, ये हो गई बैक्टीरिया की बात। बैक्टीरिया में क्या लिखा, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, डीएनए फिर भी बिखरा नहीं होता, rather DNA is held with some proteins that have positive charge, जो मैंने येलो कलर से बनाया, in a region termed as nucleoid. DNA of nucleoid is organized in large loops held by protein. ठीक है, तो देखो ये बड़े बड़े लूप्स में डीएनए नेगेटिवली चार्ज ब्लू कलर का और प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज येलो कलर का यहाँ पे बना हुआ है। अब इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा, इनसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, बोल देते हैं ना इनसिपिएंट न्यूक्लियस। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाता यूकैरियोट्स में कॉइलिंग। तो यूकैरियोट में कॉइलिंग बहुत एडवांस है, ये मैं आपको पीस बाय पीस समझा देता हूं। यूकैरियोट्स की कॉइलिंग एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या याद रखना है, सबसे पहले क्या याद रखना कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर, मतलब यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में डीएनए अकेला नहीं पाया जाता, डीएनए हमेशा हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है। बेटा सेल साइकिल में एस फेज में जब डीएनए बनता है तो हिस्टोन भी बनता है, कभी अकेला डीएनए बनता सुना क्या, नहीं। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है और उसके साथ हिस्टोन भी बनता है ना। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में एक खास अरेंजमेंट पाया जाता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन होते, देखो H2A H2B, ठीक है, H3 और H4, ठीक है, और इन सब की दो दो कॉपी, मतलब इसके पीछे H3, इसके पीछे H4 एक, इसके पीछे H2, इसके पीछे H2B। ठीक है, तो ये 8 प्रोटीन हो गए ना, 4 तरह के, और हर सब की दो दो कॉपी, ये 8 प्रोटीन हो गए ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेमर। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टेमर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कोर ऑफ हिस्टोन्स। क्या बोलते हैं, कोर ऑफ हिस्टोन्स। कोर में या फिर ऑक्टेमर में पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें 8 सब यूनिट्स होती हैं, हर कोई जो होता है वो डाइमर होता, मतलब H2B 2, H2A 2, H3 2, H4 2। ठीक है, और ये इस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। अब डीएनए आता है, ठीक है, मैं इसको येलो कलर से बना रहा हूं, डीएनए आता है, ये इसके अबाउट रफली 1.67 टर्न्स मार के निकल जाता है। कितना टर्न मार के निकल जाता है, 1.67। और ये टर्न कैसे मारता है, लेफ्ट हैंडेड मैनर में मारता है। याद रखो डीएनए खुद कैसा होता, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, लेकिन ये टर्न कैसे मारता, लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिकल टर्न। ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स आता है और लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिकल 2 इनकम्प्लीट टर्न मार के निकल जाता है। कैसे जुड़ा है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से जुड़ा है, क्योंकि डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और ये जो प्रोटीन है, कोर हिस्टोन है, ये क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। अब इसकी वजह से होगा क्या कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज वाउंड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज कोर ऑफ हिस्टोन, ठीक है, इन अ लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉइल। ठीक है, अब क्या होगा, इससे जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए वर्ड है अपने पास, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसके इससे एक अपीयरेंस आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। क्या, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। ये जो बीट्स ऑफ ऑन अ स्ट्रिंग होती है, ठीक है ना, ये जो है एक तरह का इंटरफेस डीएनए है। कैसा डीएनए है, इंटरफेस डीएनए। अब इसमें एक और चीज निकल के आती है, देखो जब इसकी थोड़ी सी कॉइलिंग होनी रहती है तो इसमें एक और प्रोटीन जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं H1। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार H1 भी शो कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये रहा कोर हिस्टोन, और ये आ गया इसके साथ, ये आ गया कोर हिस्टोन, और ये आ गया H1। क्या आ गया, H1, लिंकर हिस्टोन। क्या, लिंकर हिस्टोन। नेक्स्ट, अब इसके साथ साथ यहाँ पे डीएनए में शो कर देता। इस बार ये जब लिंकर हिस्टोन आ जाता है तो ये जो न्यूक्लियोसोम है ये लिंक हो जाती है, मतलब एक दूसरे से चिपक जाती है इस तरह से। तो मैं शो कर देता यहाँ पे, ये देखो लिंकर
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये कोर है और ये जो छोटा वाला है, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये H1 लिंकर है। ठीक है, इससे ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको जरा नाइवली ड्रॉ कर दे रहा। ऑब्वियसली ऐसे करते करते बन जाता है। ठीक है, अब इसमें ये कौन सा हिस्टोन लग गया? H1, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंकर हिस्टोन। ठीक है, और अब ये जो फाइबर बना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटिन फाइबर। इसकी थिकनेस जो होती है ये 30 नैनोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर या फिर 30 नैनोमीटर फाइबर। बाय कंट्रास्ट ये वाला जो होता है, ये वाला बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, ये 11 नैनोमीटर का होता है। ये 11 नैनोमीटर फाइबर है। ठीक है, फिर उसके और कॉइल होके H1 लगने के बाद क्या बन गया? H1 लगने के बाद ये क्या बन गया? ये बन गया 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर। तो याद रखो, इंटरफेस में क्या रहता है? बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। H1 लगने के बाद, H1 लगने के बाद ये क्या बन जाता है? क्रोमैटिन फाइबर। फिर फर्दर मल्टीपल स्टेप में बहुत सारी कॉइलिंग होती है। बेटा यहाँ पे एक बात और याद रखो कि H1 लगने के बाद इसको न्यूक्लियोसोम ना बोल के इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोसोम। तो क्रोमैटिन फाइबर की यूनिट क्या है? क्रोमैटोसोम। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये और ज्यादा कॉइल होता है, कई लेवल पे सुपर कॉइल होता है। अब इसको हिस्टोन प्रोटीन नहीं लगते, इसको लगते नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो फर्दर कॉइलिंग में इसको क्या लगता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। और इवेंचुअली ये बना लेता है स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। क्या बना लेता है? स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, जो मैं इसको यहाँ पे ऐसे शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली ये बहुत कंडेंस्ड होती है, हाईली कंडेंस्ड होती है। तो क्रोमैटिन फाइबर से ये जो बनता है क्रोमोसोम, ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन बनता है, हमेशा नहीं बनता। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सुपर। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम बनी, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम है, ठीक है, ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में दिखती है। याद रखो कि ये सब जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से जस्ट क्विकली इसको रिविजिट करा दे रहा कि मैंने अभी भी क्या बताया। मैंने आपको अभी भी बताया कि सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज कोर हिस्टोन से लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिकल टर्न मार के निकल जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसोम। देखो न्यूक्लियोसोम में बाहर का थोड़ा डीएनए लेके और ये डीएनए लेके लगभग लगभग 200 बेस पेयर डीएनए होता है। कितना डीएनए होता है? 200 बेस पेयर डीएनए होता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि डीएनए का एक लूपी लूप आता है, वो घूम के चला जाता है। क्यों घूम के चला जाता है? क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन का कोर पॉजिटिवली चार्ज है। इट मेक्स रफली slightly less than 2 left-handed turns and goes away around core octamer of histones। ठीक है, इसके अंदर 8 हिस्टोन के यूनिट है, इसलिए क्या बोलते हैं? ऑक्टेमर। हिस्टोन एक क्वाटरनरी लेवल का प्रोटीन है, ऐसा बोल सकते हैं। न्यूक्लियोसोम को क्या बोलते हैं? बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। ये इंटरफेज में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, इसमें लिंकर हिस्टोन H1 जुड़ जाता, तो जो अलग अलग दूर दूर पाए जाते हैं लिंकर हिस्टोन, उनको लिंक कर देता और सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ जाते हैं ऐसे ऐसे। अब इस केस में इस एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोसोम। So nucleosome plus H1 is equal to chromatosome, और chromatosome is unit of chromatin fiber which is called 30 nanometer fiber। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसमें at the time of cell division और ज्यादा प्रोटीन जुड़ेंगे। अब इसमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जुड़ेंगे और उससे बन जाएगी स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। इस तरह से रेप्लिकेशन के बाद बनेगी। तो इसमें यहाँ पे 2 आर्म होते, इन आर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। वी कॉल इट सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, कि हिस्टोन बेसिक चार्ज होते हैं, इसमें लाइसिन आर्जिनिन अमीनो एसिड ज्यादा होता है, इसलिए इन पे बेसिक चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फिगर बना है। ठीक है, ये बेसिकली क्रोमैटोसोम है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको न्यूक्लियोसोम बोला है, जस्ट इन अ कैजुअल वे। ठीक है, फिर क्या आ गया? ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग अरेंजमेंट यहाँ पे शो हुआ है। ठीक है, तो ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग अरेंजमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। बिकॉज बीट्स ऑन स्ट्रिंग एंड क्रोमैटिन फाइबर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में दिखता है, ऑप्टिकल में याद रखो स्ट्रक्चर्ड वाली दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर
क्रोमेटिन हो गया, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग हो गया, कॉइलिंग के बारे में जिक्र है। देखो क्या लिखा है कि आगे की कॉइलिंग में मतलब क्रोमोसोम बनाने में एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, एनएचसीपीस। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह का न्यूक्लियस के अंदर दो तरह का एनवायरमेंट है। एक अंदर की तरफ जो क्रोमेटिन होता है वो थोड़ा डेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन, और ये इनएक्टिव होता है, डेंस होता है। और बाहर वाला जो होता है थोड़ा लाइट होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन, ये एक्टिव होता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ अपीयरेंस एक न्यूक्लियस के अंदर होता है। व्हाट कैन यू से, इनर डार्कली स्टेन्ड टाइटली कॉइल्ड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन इज हेटेरोक्रोमेटिन, और बाहर वाला ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव लाइटली स्टेन्ड लूजली पैक्ड और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव ये जो पेरिफेरल वाला है इसको क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन। तो ये क्या हो गया बाहर वाला बेटा, इसको क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन, और इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है। नेक्स्ट अब अपना हेडिंग है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था याद है, एक्सपेरिमेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट। सटन एंड बॉवेरी ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला, और ये क्या प्रूव किया था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद आ गया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट अपना पहला साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट में कौन आया, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था कौन से बैक्टीरिया पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। बेटा ये निमोनिया कॉज करने वाला कोकाई बैक्टीरिया है। ठीक है। और इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया बदल जा रहा है, अपना फिजिकल फॉर्म बदल ले रहा है। देखो स्ट्रेप्टोकोकस दो तरह के कॉलोनी में आता है, मतलब शाइनी कॉलोनी बनाता है जो डिजीज कॉजिंग होता है, और जो रफ कॉलोनी बनाता है वो डिजीज नहीं कॉज करता। तो शाइनी कॉलोनी बनाने वाले स्ट्रेप्टोकोकस को आर स्ट्रेन बोलते हैं। उसमें स्मूथ पॉलीसेकेराइड बनता है जो उसकी कॉलोनी को शाइनी अपीयरेंस देता है। लेट मी से इट कि सेल शाइनी नहीं होता, कॉलोनी शाइनी होती है। ठीक है। तो रफ कॉलोनी आर स्ट्रेन और स्मूथ कॉलोनी एस स्ट्रेन, जिसमें से एस वाला डिजीज कॉजिंग होता है और आर वाला जनरली नॉन पैथोजेनिक होता है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब आर स्ट्रेन को माइस में दिया तो माइस को कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आर स्ट्रेन जो है वो डिजीज कॉज नहीं करता, नॉन पैथोजेनिक। एस स्ट्रेन को चूहे को दिया, चूहा मर गया। ठीक है। तो एस स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग होता है, स्मूथ कॉलोनी मतलब वायरुलेंट कॉलोनी होती और वो मर गया। लेकिन ग्रिफिथ ने क्या किया कि एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया, तो इसमें सारे सेल्स मर गए ना, तो मरे हुए सेल से डिजीज नहीं हुई माइस में, माइस बच गया। लेकिन अगर इन्होंने मरे हुए एस स्ट्रेन को जिंदा आर स्ट्रेन के साथ कंबाइन किया, तो याद रखो जिंदा आर स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं कर रहा था, मरा हुआ एस स्ट्रेन भी डिजीज कॉज नहीं कर रहा था। तो ऑब्वियस अजम्पशन क्या है कि डिजीज नहीं होगी। अरे एस स्ट्रेन जो है ये मरा हुआ है, मरा हुआ एस स्ट्रेन डिजीज नहीं कॉज कर रहा, आर स्ट्रेन ये जिंदा है, जिंदा आर स्ट्रेन डिजीज नहीं कॉज करता। लेकिन जब इन्होंने एक कॉम्बिनेशन ट्राई किया तो माइस को बार बार देखा कि निमोनिया से मर जा रहा है। ठीक है। अब ऐसा क्यों है, अब इन्होंने देखा कि आर टाइप बैक्टीरिया समहाउ एस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एस टाइप में जो डिजीज कॉज करने वाले जीन्स हैं वो मरने के बाद आर टाइप में आ जाते हैं और आर टाइप भी एस टाइप में बदल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है। ये जो है ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने क्या बोला मैं आपको समझाता हूं। ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, क्या नाम है उनका, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कौन सा बैक्टीरिया यूज किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई क्या कॉज करता है, निमोनिया। ठीक है। और इनका लैब रैट चूहा, माइस। ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन होते हैं, पहला वाला कौन सा, रफ कॉलोनी बनाने वाला आर स्ट्रेन, दूसरा वाला कौन सा, स्मूथ कॉलोनी बनाने वाला एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो है ये वायरुलेंट होता है, पैथोजेनिक होता है, डिजीज कॉजिंग होता है, और ये वाला नॉन पैथोजेनिक होता है, या फिर जैसा बोलो नॉन वायरुलेंट होता है। ठीक है। एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन आर टू स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जिसमें से एस स्ट्रेन दिखता भी अलग है आर स्ट्रेन से, क्योंकि एस स्ट्रेन जो होता ये शाइनी कॉलोनी बनाता है। कैसी कॉलोनी बनाता है, शाइनी कॉलोनी। तो विजिबली भी अलग है और डिजीज नेचर में भी अलग है।
तो जब इन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया, कुछ नहीं हुआ बैक्टीरिया को क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट है। एस टाइप को इंट्रोड्यूस किया तो बैक्टीरिया मर गया निमोनिया से। एस टाइप को मार के मतलब हीट किल करके किया तो एस टाइप मर गया, डिजीज कॉज नहीं हुई। लेकिन जब एस टाइप को हीट किल करते हैं तो एस टाइप के अंदर, जब ये मान लो एस टाइप है, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, हीट किल कर दिया, हीट किल कर दिया, तो इसके अंदर से जो जेनेटिक मटेरियल है वो निकला और इसने आर टाइप को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, एस टाइप में कन्वर्ट कर दिया। लेट अस से कि आर वाला रफ है और एस टाइप वाला स्मूथ है, ठीक है, तो आर टाइप को एस टाइप कन्वर्ट कर दिया किसने, मरे हुए एस टाइप ने। सो इन्होंने बोला कि हीट किल्ड एस से कुछ आता है, क्या आता है, कुछ, जो आर टाइप को एस में कन्वर्ट कर देता है। ही डज नॉट नो कि डीएनए आता है, ही डज नॉट नो कि क्या आता है, केमिकल नेचर क्या है, लेकिन इन्होंने बोला कि आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट होता है, उसके लिए कुछ आता है। उस कुछ को क्या बोला इन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। क्या बोला, मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो क्या बोल दिया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कौन आ गया, उसके बाद आ गया बेटा अवेरी मैक्लॉयड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे 3 साइंटिस्ट है, इसको आप ऐसे याद रखो, एएमएम, ठीक है, एएमएम, अवेरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट का जो ट्रियो है, इन्होंने पहली बार डेफिनेटिवली बोला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, पहली बार, ठीक है ना। फर्स्ट एविडेंस दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये कहां से आया, अवेरी मैक्लॉयड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट से आया। तो बेटा इन लोगों ने क्या यूज करे, इन लोगों ने यूज करे एंजाइम्स। मतलब जब मरा हुआ एस टाइप जो छोड़ रहा है, जिससे आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, वो छोड़ी हुई चीज क्या है, उसको पता करने के लिए इन लोगों ने एंजाइम यूज किया। पहले इन लोगों ने एंजाइम यूज किया प्रोटीएज। तो इन लोगों ने नोटिस किया कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर इनटू एस को नहीं रोक पा रहा है। इसका मतलब ये जो इधर से इधर जा रहा है, जो आर टाइप को एस में बदल दे रहा है, मरे हुए एस टाइप से निकल के आर टाइप को एस टाइप में बदल दे रहा है, वो प्रोटीन नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रोटीन होता तो प्रोटीएज इसको डाइजेस्ट कर देता। नेक्स्ट दूसरा क्या, दूसरा एंजाइम यूज किया इन लोगों ने, आरएनएज। तो इन्होंने देखा कि आरएनएज भी जो है ये आर टाइप से एस टाइप में कन्वर्जन नहीं रोक पा रहा है। नेक्स्ट नंबर 3 इन लोगों ने यूज किया कौन सा, डीएनए डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डीएनएज, और देखा कि डीएनएज अकेला ही अलोन कैन इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टाइप इनटू एस टाइप। मतलब मरे हुए एस टाइप से जो चीज निकल रही है वो डीएनए है, क्योंकि डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आर टाइप से एस टाइप में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा। तो देखो गोल्डन लाइन ये है कि डीएनएज अलोन, बेटा डीएनएज किसको बोलते हैं, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को, डीएनएज अलोन कैन इनहिबिट, डीएनएज अलोन कैन इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टाइप इनटू एस टाइप, ठीक है। तो चलो ये हो गया, ये हो गई बात, ठीक है। अब आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है इसमें कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसका पहला एविडेंस। पहले क्या माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। अवेरी मैक्लॉयड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट के पहले क्या माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला, केमिकल यूज किया, ठीक है, आरएनए को प्यूरिफाई किया, डीएनए को प्यूरिफाई किया, और देखा कि डीएनए अकेला ही ट्रांसफॉर्मेशन कर दे रहा है। नेक्स्ट इन लोगों ने यूज किया, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का वेरीफाई करने के लिए, तो देखा प्रोटीएज के प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन डीएनए के प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट हो जा रहा। लेकिन याद रखो ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, ये इनडायरेक्ट प्रूफ है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट प्रूफ है। नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज? डीएनएज इज प्लूरल फॉर डीएनए एंड डीएनएज इज डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट अब आ गया पहला अनइक्विवोकल प्रूफ कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए।
वो कहां से आया? वो आया हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट में यूज किया, दो साइंटिस्ट थे मार्था चेज और अल्फ्रेड हर्शे। इन लोगों ने वायरसेस का यूज किया, बैक्टीरियोफेज वायरसेस का यूज किया, जो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इन लोगों ने दो तरह के वायरसेस का यूज किया। देखो पहला वाला कौन सा है, मैं यहाँ पे पहले आपको दिखा दूं। ठीक है, पहला वाला कौन सा है? P32 लेबल्ड फेज। ये जो P32 लेबल्ड फेज है, इसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, लेकिन इसका कैप्सिड कैसा होगा? नॉर्मल, मतलब नॉट रेडियो एक्टिव। देखो कैप्सिड व्हाइट कलर से बना है, मतलब नॉट रेडियो एक्टिव, और डीएनए जो है ये इसका क्या होगा? रेडियो एक्टिव। अब इसको खतरा शो करने के लिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। खतरनाक कलर कौन सा है? ओके, ये चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, शुड बी एनीथिंग लाइक रेड। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दूसरा इन लोगों ने क्या किया? दूसरा फेज इन लोगों ने लिया बेटा सल्फर 35 लेबल्ड, सल्फर 35 लेबल्ड फेज। ठीक है, सल्फर 35 लेबल्ड फेज लिया। जो सल्फर 35 लेबल्ड फेज लिया, उसमें क्या रेडियो एक्टिव था? उसमें ये जो अंदर अंदर का डीएनए है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, बल्कि बाहर बाहर का जो कैप्सिड रहेगा ये रेडियो एक्टिव रहेगा। तो देखो ये कैप्सिड है और इसको मैं कर दे रहा रेडियो एक्टिव। ठीक है, ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों पॉसिबल है? तो इन लोगों ने पहले तो दो तरह के बैक्टीरियोफेजेस लिए। पहला जो कि फास्फोरस 32 लेबल्ड है, इसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है। इसमें कौन रेडियो एक्टिव है? रेडियो एक्टिव डीएनए। और दूसरा कौन सा? सल्फर 35 लेबल्ड। सल्फर 35 लेबल्ड में क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव कैप्सिड। तो दो तरह के वायरस लिए, ये दो तरह का बैक्टीरियोफेज लिया। पहला वाला क्या, जिसमें क्या है? डीएनए रेडियो एक्टिव है, कैप्सिड रेडियो एक्टिव नहीं है। दूसरा वाला कौन सा? जिसमें कैप्सिड रेडियो एक्टिव है, डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है। बेटा जिसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है उसमें फास्फोरस 32 है, ये रेडियो आइसोटोप है बेटा। और जिसमें कैप्सिड रेडियो एक्टिव है उसमें सल्फर 35। ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सल्फर प्रोटीन में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता। अभी देखा ना डीएनए उसमें कहां सल्फर है, लेकिन प्रोटीन में सल्फर होता है, सिस्टीन और मेथियोनिन अमीनो एसिड में सल्फर होता है। नेक्स्ट फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 डीएनए में होता ना फास्फोरस। ठीक है, अरे डीएनए के हर न्यूक्लियोटाइड में एक एक फास्फोरस है ना यार। तो डीएनए में फास्फोरस है लेकिन सल्फर नहीं, और प्रोटीन में सल्फर है लेकिन फास्फोरस नहीं। इसका यूज करके इन लोगों ने स्पेसिफिकली लेबल किया डीएनए को यूजिंग P32 और प्रोटीन को यूजिंग सल्फर 35। तो एंड रिजल्ट ये है कि दो तरह का बैक्टीरियोफेज यूज किया, दो तरह का इकोलाई के लिए बैक्टीरियोफेज यूज किया। पहला वाला कौन सा? फास्फोरस 32। दूसरा वाला कौन सा? सल्फर 35। और इकोलाई दोनों ही केस में नॉर्मल रहेगा। और तीन स्टेप करेंगे। सबसे पहले कौन सा स्टेप करेंगे? सबसे पहले स्टेप करेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होगा कि ये दोनों फेज ई कोलाई सेल को जाके लगेंगे और अपना डीएनए ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा स्टेज क्या होगा? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब एजिटेशन। ब्लेंडर के अंदर एजिटेट करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो ये जो डीएनए अपना छोड़ा है, जो कैप्सिड है, वो अलग हो जाएगा सेल से। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 3 क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो एनसीईआरटी में जो बहुत प्यारा सा डायग्राम बना है उसी में ये तीन स्टेप हम लोग शो कर लेते हैं। इस स्टेप का नाम सीक्वेंस याद रखो, ऐसा IBC। ठीक है ना? इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन में क्या होता, ब्लेंडिंग में क्या होता, ये मैं शो कर दे रहा आपको। ठीक है, तो इन लोगों ने दो तरह का फेज यूज किया। पहले फेज में प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, मतलब सल्फर 35 लेबल। देखो कैप्सिड इसका लाल कलर का है, लाल मतलब खतरा। ठीक है, दिख रहा है? नेक्स्ट ये वाला जो फेज है इसमें फास्फोरस 32 है, मतलब इसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, कैप्सिड इसका नॉन रेडियो एक्टिव है। तो कितने तरह के फेज यूज किए बेटा? दो तरह के। पहला वाला कौन सा? फास्फोरस 32, ये वाला राइट वाला।
और लेफ्ट वाला कौन सा, सल्फर 35 लेबल्ड, ठीक है। ये दोनों फेज जो है, दोनों एक तरह के ई कोलाई को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। लेकिन नोटिस करो कि जब वायरस ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है तो अपना सिर्फ क्या छोड़ता है, जेनेटिक मटेरियल, कैप्सिड बाहर ही रह जाता है। उस टाइम नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल कैप्सिड है, मतलब प्रोटीन है, या फिर डीएनए है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ई कोलाई में दोनों बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए छोड़ दिया, लेकिन एक के केस में कैप्सिड रेडियो एक्टिव है, एक के केस में डीएनए रेडियो एक्टिव है। तो जिस केस में डीएनए रेडियो एक्टिव है उस केस में डीएनए सेल के अंदर आ गया, मतलब रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर आ गई, ठीक है। और जिस केस में फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है, मतलब डीएनए, उसमें रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर आ गई। और जिस केस में सल्फर रेडियो एक्टिव है तो प्रोटीन तो नहीं आया, इसलिए सल्फर बाहर ही रह गया। तो इन्फेक्शन में क्या याद रखना है कि बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू ई कोलाई एज वेल एज ट्रांसफर्स इट्स डीएनए। तो अटैच करके डीएनए ट्रांसफर कर देगा, लेकिन याद रखो डिटैच नहीं होगा, मतलब कैप्सिड अलग नहीं होगा। अब कैप्सिड को अलग करने के लिए कौन सा स्टेप है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में उसको एजिटेट करते हैं, तो कैप्सिड ई कोलाई के सेल से क्या हो गया, देखो अलग हो गया। तो इन्फेक्शन में क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू ई कोलाई एंड ट्रांसफर्स इट्स डीएनए। उसके बाद ब्लेंडिंग में क्या हो गया कि फ्री कैप्सिड इज डिटैच्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड ई कोलाई सेल। लेकिन देखो दोनों में फर्क है। इस केस में जब फास्फोरस 32 यूज हुआ तो इस केस में कैप्सिड नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन सेल रेडियो एक्टिव हो गया क्योंकि डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इस केस में जब सल्फर 35 लिया तो कैप्सिड रेडियो एक्टिव है, बाहर है, मगर डीएनए कहां है, नॉन रेडियो एक्टिव है। तो सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है, सेल के बाहर रेडियो एक्टिविटी है। अब बेटा इसको सेपरेट करने के लिए, इसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, तीसरा स्टेप, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो कैप्सिड क्योंकि हल्का है तो ये सारे कैप्सिड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और सेल कहां चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो कैप्सिड ऊपर आके क्या बना लेंगे, सुपरनेटेंट, मतलब ऊपर की लेयर सुपरनेटेंट बना लेंगे। और ये जो सेल है ये नीचे डिपॉजिट होकर के यू कैन कॉल देम बेसल लेयर बना लेंगे। तो जिस केस में फास्फोरस 32 लिया उस केस में रेडियो एक्टिविटी सेल में मिली, मतलब डीएनए सेल में आया, मगर रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में नहीं मिली, मतलब प्रोटीन सेल में नहीं आया, ठीक है। यहां पे भी देखो, जिस केस में सल्फर 35 लिया उस केस में सेल में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, मतलब प्रोटीन सेल में नहीं आया, लेकिन प्रोटीन बाहर ही रह गया। तो ये वाला केस प्रूफ करता है कि प्रोटीन सेल में नहीं जाता, और ये वाला केस प्रूफ करता है कि डीएनए सेल में जाता है। तो हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट दो बातें प्रूफ करता है, अनइक्विवोकल, मतलब बिना शक के दो बातें प्रूफ करता है। पहली बात क्या कि डीएनए इज ट्रांसफर्ड, देयरफॉर डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। और ये क्या प्रूफ कर रहा है कि प्रोटीन इज नॉट ट्रांसफर्ड, देयरफॉर प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। तो दो बातें प्रूफ कर रहा है, याद रखना, हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट इज अनइक्विवोकल प्रूफ that DNA is genetic material and protein is not genetic material। लेकिन याद रखो आरएनए भी तो जेनेटिक मटेरियल होता है ना कुछ वायरसेस में। तो शुरू में तो चलो चल गया, लेकिन आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे डीएनए वर्सेस आरएनए है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टोबैको मोज़ेक वायरस में मैंने शुरू में बताया कि आरएनए जीनोम है, बैक्टीरियोफेज क्यू बीटा में भी आरएनए जीनोम है, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या क्या होना चाहिए आइडियल जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है, ये मैं आपको समझा देता। सबसे पहले नंबर 1 क्या क्या होनी चाहिए आइडियल जेनेटिक मटेरियल में। सबसे पहले इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। जेनेटिक मटेरियल को क्या करना आना चाहिए, अपना रेप्लिका बनाना आना चाहिए। डीएनए भी अपना रेप्लिका बना लेता है, आरएनए भी अपना रेप्लिका बना लेता है, लेकिन प्रोटीन अपना रेप्लिका नहीं बना सकता, मतलब प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनता है। तो याद रखो कि जेनेटिक मटेरियल अपना रेप्लिका बना लेना चाहिए, लेकिन प्रोटीन इस पहले ही टेस्ट में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो प्रोटीन फेल टू डू सो, देयरफॉर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है, जेनेटिक मटेरियल अपना कॉपी बनाना आना चाहिए, लेकिन प्रोटीन नहीं बना पाते, इसलिए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली
स्टेबल। तो याद रखो डीएनए आरएनए दोनों स्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, उसमें एडिशनल 2 प्राइम ओएच है, और डीएनए क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, सो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होने में याद रखो कि डीएनए इज मोर स्टेबल। डीएनए क्या है, मोर स्टेबल। इसीलिए एडवांस्ड सेल्स में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। सिर्फ आरएनए वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ठीक है, आरएनए के लिए वर्ड क्या यूज हुआ, आरएनए इज लेबाइल। बेटा लेबाइल मतलब बदल जाता है, लायबल टू चेंज, जो चीज बदल सकती है उसको क्या बोलते हैं, लेबाइल। ठीक है, नेक्स्ट आरएनए में एक बात और याद रखो कि आरएनए में क्यों लेबाइलिटी है, क्योंकि इसमें एडिशनल क्या है, 2 प्राइम ओएच है, एडिशनल 2 प्राइम ओएच है, और इसमें यूरासिल है, क्या है, यूरासिल है, और यूरासिल रिपेयर में हेल्प नहीं करता, यूरासिल जो है ये रिपेयर में हेल्प नहीं करता। ठीक है, व्हाट अबाउट डीएनए, डीएनए जो है पहली बात तो कॉमनली डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब अगर एक स्ट्रैंड में गड़बड़ है तो दूसरा स्ट्रैंड उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, बैकअप इंफॉर्मेशन होती। नेक्स्ट, डीएनए केमिकली स्टेबल है, ये प्रूफ हो गया ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जब हीट किल कर रहे एस टाइप सेल को, तो याद रखो कि वो हीट किलिंग से एस टाइप सेल मर रहा, लेकिन उसका डीएनए डैमेज नहीं हो रहा, क्योंकि वो डीएनए फिर भी आर टाइप में जाके उसको कन्वर्ट कर दे रहा है एस टाइप में। तो एस टाइप सेल को जब हीट किल कर रहे हैं तो सेल भले ही मर जा रहा है, लेकिन उसका डीएनए नहीं मर रहा, उसका डीएनए केमिकली डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। तो डीएनए इज स्टेबल, डीएनए का बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है, डीएनए केमिकली स्ट्रक्चरली बहुत स्टेबल है। डबल स्ट्रैंड डीएनए में थायमीन पाया जाता है, और थायमीन जो है वो हेल्प करता है डीएनए रिपेयर में। किसमें, डीएनए रिपेयर में। याद रखो ये एनसीईआरटी में मेंशन है कि थायमीन हेल्प्स इन डीएनए रिपेयर व्हिच यूरासिल कैन नॉट। सो यूरासिल वाला जो है ये चेंज हो जाता, ये नहीं चेंज होता। ठीक है ना, कौन तेजी से इवॉल्व करता है, डीएनए या आरएनए, तो याद रखो आरएनए। तो एनसीईआरटी में लिखा कि आरएनए वायरसेस विथ शॉर्टर लाइफ स्पैन, आरएनए वायरसेस जिनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, आरएनए वायरसेस विथ शॉर्टर लाइफ स्पैन इवॉल्व फास्टर, इवॉल्व फास्टर। वो आरएनए वायरस जिनका लाइफ स्पैन छोटा होता है वो तेजी से इवॉल्व करते हैं, दे म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, इट शुड हैव स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। देखो चेंजेस तेजी से नहीं आने चाहिए, चेंजेस जेनेटिक मटेरियल में स्लो आने चाहिए। ठीक है ना, इट शुड हैव स्कोप फॉर नो चेंजेस या स्लो चेंजेस या फास्ट चेंजेस, स्लो चेंजेस। आइडियल जेनेटिक मटेरियल में स्लो चेंजेस चाहिए, किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, अगर स्लो चेंजेस नहीं होंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा, विच इज पैरामाउंट, विच इज रिक्वायर्ड इन द इकोलॉजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, इट शुड फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इट शुड फॉलो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब उसको एक्सप्लेन करना चाहिए जेनेटिक मटेरियल, जो आरएनए भी कर सकता है, डीएनए भी कर सकता है। इट शुड फॉलो और एक्सप्लेन इनहेरिटेंस लॉज। तो डीएनए में है ना जीन, यू कैन एक्सप्लेन इनहेरिटेंस लॉज। ठीक है, तो क्वालिटीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में 4 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल को अपना कॉपी बनाना आना चाहिए। आरएनए और डीएनए ये कर सकते हैं, प्रोटीन ये नहीं कर सकता, तो प्रोटीन पहले ही स्टेप में फेल हो गया। नेक्स्ट, डीएनए आरएनए केमिकली स्टेबल है, लेकिन याद रखो आरएनए लेबाइल है, बदल सकता है, लेकिन डीएनए मच मोर स्टेबल है, देयरफॉर डीएनए इज प्रीफर्ड जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट, डीएनए में थायमीन होता है, इसलिए डीएनए रिपेयर कर सकता है और अपने अंदर आने वाले फर्दर चेंजेस को रेजिस्ट कर सकता है। अगर डीएनए डैमेज भी हो गया तो रिपेयर कर सकता है। नेक्स्ट, इट शुड हैव स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, चेंजेस दोनों में होते हैं, लेकिन डीएनए में चेंज स्लो होते, आरएनए कुछ तेजी से ही इवॉल्व करता है। तो आरएनए वायरसेस विद शॉर्टर लाइफ स्पैन इवॉल्व फास्टर देन डीएनए वायरसेस। ठीक है ना, इट शुड हैव फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करना चाहिए। यही 4 पैराग्राफ है बेटा, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद एक छोटा सा अपने को कंसेप्ट आके मिलता है आरएनए वर्ल्ड, जो इस लेक्चर में हम लोग का लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में आगे का देखेंगे, लेकिन आरएनए वर्ल्ड में समझा देता हूं। ठीक है, तो देखो आरएनए वर्ल्ड क्या है। आरएनए वर्ल्ड
आरएनए वर्ल्ड मतलब ऐसा वर्ल्ड जब डीएनए भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, ओनली क्या है, आरएनए। तो याद रखो आरएनए वर्ल्ड ना ये एक हाइपोथेसिस है, ये प्रूवन नहीं है, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि एक टाइम था जब अर्थ पे क्या था, ना प्रोटीन ना डीएनए, ओनली आरएनए। इसका रीजन ये है कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए इज, डीएनए पहले आया या आरएनए? आरएनए, आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अरे डीएनए आरएनए में से कौन पहले आया? आरएनए, ठीक है। और आरएनए से ही इवॉल्व होके क्या बना? डीएनए बना। बेटा आरएनए से ही इवॉल्व होके क्या बना? डीएनए बना। लेकिन याद रखो फर्क है, डीएनए आरएनए में इवोल्यूशन में दो चीज में फर्क है। पहला कि डीएनए में क्या है, बेस का मिथाइलेशन, ठीक है, बेस का मिथाइलेशन। कौन से बेस का? यूरैसिल का। यूरैसिल आरएनए में होता है और 5 मिथाइल यूरैसिल ये डीएनए में होता है। 5 मिथाइल यूरैसिल को हम लोग क्या बोलते? थाइमीन। क्या बोलते? थाइमीन। तो पहला फर्क क्या है? बेस के मिथाइलेशन का। यूरैसिल के मिथाइलेशन से थाइमीन बना जो कि डीएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा फर्क है डीऑक्सीजनेशन ऑफ शुगर। डीऑक्सीजनेशन ऑफ शुगर, तो याद रखो कि जो शुगर है वो डीऑक्सी शुगर होती है डीएनए में, आरएनए में राइबोज होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है। तो ये भी एक दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट फर्क हो गया। नेक्स्ट, डीएनए के अंदर बहुत सारे और भी चेंजेस है, जैसे कि डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंड होता है, और भी डिफरेंसेस है। लेकिन याद रखो कि पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए, जिससे इवॉल्व होके क्या बना? डीएनए। अब एविडेंस क्या है कि एक टाइम पे पहले सिर्फ आरएनए था, ओनली आरएनए था? इसका एविडेंस ये है, इसका पहला एविडेंस ये है कि आरएनए क्या चलाता है? मेटाबॉलिज्म। बेटा डीएनए मेटाबॉलिज्म नहीं चलाता, लेकिन आरएनए मेटाबॉलिज्म चलाता है बाय एक्टिंग एज एंजाइम। आरएनए एंजाइम को हम लोग क्या बोलते? राइबोजाइम्स। आज के टाइम पे 12-15 राइबोजाइम्स नोन है, ठीक है, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन याद रखो कि राइबोजाइम्स आर आरएनए एंजाइम। प्रोटीन सिर्फ एंजाइम नहीं होते, आरएनए भी एंजाइम होता है। मतलब आरएनए कैटालिटिक होता है, रिएक्शन को चला सकता है, मेटाबॉलिज्म को चला सकता है। ये पहला एविडेंस है कि आरएनए प्रोटीन का भी काम करता था। दूसरा स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या है कि एक टाइम पे सिर्फ आरएनए था? वो है स्प्लाइसिंग। क्या बेटा? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग जो है, स्पेशली सेल्फ स्प्लाइसिंग जो है, वो एक तरह की सेल्फ एडिटिंग है। क्या? सेल्फ एडिटिंग। अभी हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए में इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग एक तरह की एडिटिंग है। याद रखो बहुत से इंट्रॉन अपने से अपने आप को स्प्लाइस कर लेते हैं, मतलब आरएनए अपना एक्स्ट्रा पार्ट निकाल सकता है। इट्स लाइक यू बाइटिंग योर नेल्स एंड रिमूविंग पार्ट ऑफ योर नेल फ्रंट। उसी तरह से स्प्लाइसिंग में आरएनए अपना अनवांटेड पार्ट क्या कर रहा है? निकाल दे रहा है, ठीक है। सो अनवांटेड पार्ट निकाल सकता मतलब खुद से खुद को एडिट कर सकता। तो ये क्या बताता है कि आरएनए वाज वेरी मच सेल्फ रिलायंट। तो एक टाइम ऐसा था जब आरएनए मेटाबॉलिज्म चला रहा था। नेक्स्ट एक टाइम ऐसा था जब आरएनए क्या था? जेनेटिक मटेरियल था। तो आप देख रहे हो आरएनए बहुत कुछ कर रहा है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है पहला, आरएनए मेटाबॉलिज्म चला रहा है, आरएनए खुद से खुद को एडिट कर रहा है, विच शोज कि एक टाइम था जब आरएनए वाज जेनेटिक मटेरियल एंड इट वाज एवरीथिंग। तो ऐसे टाइम पे जब प्रोटीन भी नहीं, जब डीएनए भी नहीं, जब सिर्फ आरएनए है, तो ऐसे पॉइंट को आप क्या बोल रहे हो? आरएनए वर्ल्ड। इस हाइपोथेसिस को क्या बोल रहे हैं? आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। सो इट इज बिलीव्ड कि एक टाइम पे ऐसा था, ठीक है। बेटा हम लोगों ने पार्ट 1 पूरा कर लिया। पार्ट 2 एमबीआई में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, लैक ओपेरॉन जीन रेगुलेशन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Thank you so much for watching this lecture. I'll hope that you will watch the other lecture also and make sure you make notes. Thank you and keep watching.